हेलो बच्चों। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम सब लोग इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, डेरिवेशंस को पढ़ेंगे और फिर हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन से इनके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कुछ कारणों के कारण हम सब लोग जो है इसको डिजिटल बोर्ड पर ना पढ़ करके यहाँ कॉपी पर पढ़ रहे हैं और अगर जितना हो पाएगा हम उसको इस चैप्टर को जो है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले हम सब लोग शुरुआत करते हैं इस गैस की इस गैसों का अणुगत सिद्धांत चैप्टर की आदर्श गैस की परिकल्पना। जानकारी के लिए बता दें, कोई भी गैस इस दुनिया में आदर्श गैस है ही नहीं। बस अगर कहने का मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। गैसों के गुण समझना कोई आसान बात नहीं है। तो एक वैज्ञानिकों ने किया क्या कि एक मान लिया एक गैस है आदर्श गैस, जो जो अब इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी बताई और जो जो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को वो लोग जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गैस होती क्या है? तो जो गैसीय नियम का पालन करती है वही आदर्श गैस। भाई गैसीय नियम आपके बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, गैलुशे का नियम, ये सभी अवगाद्रो का नियम, ये सभी गैसीय नियम ही है। सबसे पहले इसकी परिकल्पनाएं पढ़ते हैं। आदर्श गैस की परिकल्पनाएं क्या होती हैं? किसी आदर्श गैस में बहुत अधिक संख्या में एक समान अतिसूक्ष्म गोलाकार गोलाकार प्रत्यास्थ कण विद्यमान रहते हैं। समझिए बात, एक कोई गैस है, अगर आप गैस कोई भी ले लीजिए तो हमको ये चीज तो पता है कि उनमें बहुत अधिक संख्या में जो बहुत ही छोटे छोटे कण, बहुत ही छोटे छोटे कण और बहुत ही अधिक संख्या में गोलाकार रूप में विद्यमान रहते हैं और साथ ही साथ वो कण प्रत्यास्थ कण होते हैं। प्रत्यास्थ कण का मतलब होता है वो ऊर्जा की हानि नहीं करते। प्रत्यास्थ कण का मतलब यहां पर इससे है कि वो ऊर्जा की हानि नहीं करते। टकराएंगे तो उनके टकराने से ऊर्जा की हानि नहीं होगी, बस ये चीज है। सेकंड है, अणुओं के बीच की दूरी की तुलना में अणुओं का आकार बहुत छोटा है। अणु का आकार इतना ज्यादा छोटा है कि उनके बीच की दूरी देखने पर वो इनफाइनाइट नजर आती है। यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है इनकी आकार की अपेक्षा। क्लियर बात? भाई छोटे छोटे आकार के तो दूरी अपने आप बढ़ जाएगी, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर आगे, अणुओं के बीच अंतराण्विक बल नगण्य होता है। क्यों नगण्य नहीं होगा? भाई आकार भी छोटा है और उसके कारण दूरी भी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात ये एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल लगा तो पाएंगे नहीं। तो जो किसी भी गैस के अणु एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वही अंतराण्विक बल होता है और वो नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने के कारण ये बल छोटा हो जाता है। ठीक ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। जिससे आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। गैस के अंदर की जो ऊर्जा होती है, गैस के अंदर दो ही ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। ऊष्मागतिकी चैप्टर में हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। तो कुल जितनी भी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा में क्यों? क्योंकि अणु एक दूसरे के नजदीक है ही नहीं, और नजदीक नहीं है तो एक दूसरे पर बल भी नहीं लगा रहे हैं, और बल नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे पर तो स्थितिज ऊर्जा है ही नहीं। स्थितिज ऊर्जा तब होती जब ये कण एक दूसरे पर बल लगाते, बल लगाने से वहां पर स्थितिज ऊर्जा जन्म लेती। इनके बीच आकर्षण बल से ही स्थितिज ऊर्जा जन्म लेगी। क्लियर बात? तो बल नगण्य है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो गई? नगण्य। तो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा दो रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बल नगण्य होने के कारण जीरो हो गई, तो बची कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो पूरी की पूरी ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में है। क्लियर बात? के विद्यमान के रूप में विद्यमान होते हैं। अब अणुओं की परस्पर या दीवार से होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अणु, भाई जाहिर सी बात है गैस के अणु एक बर्तन में बंद होंगे, बर्तन का आकार कैसा होगा वो चीज आगे हम देखेंगे। गैस के अणु बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं और बंधे हुए, भाई जाहिर सी बात वो एक दीवार में एक बर्तन में बंद है और बहुत सारे अणु है और गति ऊर्जा उनकी बहुत ज्यादा है, तो गति तो करेंगे ही करेंगे। गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, टकराएंगे तो उससे ऊर्जा की हानि नहीं होगी। प्रत्यास्थ टक्कर होने का मतलब है ऊर्जा की हानि नहीं होगी। अगर वो परस्पर टकराएंगे या दीवार से टकराएंगे तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं करेंगे। क्लियर बात?
अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अणु सभी दिशाओं में यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। कोई कण ये नहीं कहता कि भैया हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, कोई प्लानिंग किए हुए गति नहीं करता है, वो हर दिशा में जिधर भी जाए जाना चाहे जा सकते हैं। कोई प्लान नहीं बनाता कि नहीं हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं। यद्यपि अणुओं के वितरण में चाल लगभग एक समान होती है। अणु जब यहां इस पॉइंट से अणु जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, तो जिस वेग से इस स्थान पर जाएगा कोई अणु, उतनी ही वेग से इस स्थान से अणु जाएगा। तो वितरण में जो चाल होती है उनकी, वो लगभग एक समान होती है। तो चाहे यहां से अणु गति करे चारों दिशाओं में, चाहे यहां से करे चाहे यहां से करे, कहीं से भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो जो है लगभग एक समान वेग से गति करेंगे। अब जितनी भी परिकल्पनाएं ये पांचों हमने पढ़ी, वो कौन सी गैस कब कर सकती है, ये चीज समझिए बात। तो उसके लिए नोट में हमने लिखाया है सभी वास्तविक गैसें, समझिए बात, जितनी भी दुनिया में ये गैसें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह सभी गैसें, ठीक, जितनी भी वास्तव में जो गैसें होती है वायुमंडल में हमारी, वो उच्च ताप तथा निम्न, उच्च ताप तथा निम्न, निम्न, ये निम्न लिखा हुआ है भैया, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेंगे। ये सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टी तभी कोई अणु कर पाएगा, ये प्रॉपर्टी ला पाएगा अपने अंदर, जब वो उच्च ताप पर हो या तो निम्न दाब। अगर उच्च ताप पर है तो अणु भागेंगे। ताप का मतलब गतिज ऊर्जा से होता है। ताप हमेशा गतिज ऊर्जा की वैल्यू के बारे में बताता है, डिसाइड करता है। तो अगर ताप ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। और दाब निम्न है, दबाव कम रखना है, दबाव कम रखना है, या तो दबाव कम रखो और या तो ताप बढ़ाओ। ताप बढ़ाओगे तो भागेंगे, और दबाव कम रखोगे, आकार बड़ा रखोगे, तब भी अणु भागेंगे, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो सभी जितनी भी दुनिया में गैसें, अगर उनको उच्च ताप या निम्न दाब पर लाया जाएगा तो ये सभी पांचों की पांचों परिकल्पनाएं उनके अंदर देखी जा सकती है, यानी वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेंगी। तो ये था आदर्श गैस की परिकल्पना। अब आगे हमारा है गैसीय नियम। गैसीय नियम कौन कौन से है? तो सबसे पहला है गैसीय नियम में बायल का नियम। बायल का नियम क्या बताता है? नियत ताप पर अगर ताप नियत रखा गया तो गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो दाब है, कोई भी गैस जो निर्धारित है उसका कुछ 1 किलो 2 किलो 10 किलो जो गैस है उसका जो दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आप तापमान नियत रखेंगे तो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही बायल ने बताया था। और ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती का ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है। क्लियर बात? और इसको अगर इधर लाओगे तो पीवी का अगर गुणा कराएंगे तो नियतांक। कहने का मतलब अगर आप आयतन बढ़ाओगे, गैस का आयतन मतलब आकार बढ़ा दोगे तो दबाव अपने आप कम हो जाएगा भाई, आकार बढ़ने से। दूसरा, अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो आकार अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा। अगर आप दबाव बढ़ाएंगे यानी बर्तन का आकार कम करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आ जाएंगे, जिससे उनका आयतन क्या हो गया? कम। घेरने की, भाई कोई अणु कितना स्थान घेरता कोई भी गैस, वो उसका आयतन है, और कितना दबाव बन रहा वो इसका दाब है। तो अगर आप जगह कम करोगे, आयतन कम करोगे तो दबाव बढ़ेगा। अगर आप जगह बढ़ाओगे तो दबाव घटेगा। दबाव, जगह कम करने का मतलब आयतन कम किया, दबाव बढ़ गया, दाब बढ़ गया। आयतन बढ़ाया, जगह बढ़ाया तो दबाव अपने आप घट गया। तो ये चीज है बायल का नियम। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हमने ऐसे बता दिया, और यहाँ पर दाब है, यहाँ पर आयतन। कहीं पर भी कोई भी चीज रख सकते हैं। अब अगला है चार्ल्स का नियम। सेकंड नियम है हमारा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या बताया गया? नियत दाब पर, इन्होंने दाब को नियत रखा। दाब को नियत रख करके बताया गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे, दाब नियत रखना है, बर्तन का आकार जो, ध्यान से समझना, बर्तन का आकार बढ़ जाएगा अगर आप दाब नियत रखेंगे। भाई सबसे पहली चीज, अगर तापमान बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अणु भागेंगे एक दूसरे से। भाई किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो भागेगा। गर्म करने का मतलब तापमान में वृद्धि किया। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो आकार आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दबाव नियत रहेगा।
दबाव नियत रखने के लिए आपको आयतन क्या करना पड़ेगा, बर्तन का आयतन बढ़ाना पड़ेगा, बर्तन का आकार बढ़ाना पड़ेगा, तभी दबाव नियत बना रहेगा। तो इन्होंने ये बताया नियत दाब पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन यानी V तापमान के समानुपाती होता है। तो ये तापमान अक्ष है x अक्ष पर और y अक्ष पर आयतन है, और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक, v समानुपाती t। अब इसकी जो ढाल होगी यानी थीटा, इस थीटा का स्पर्शज्या यानी tan थीटा, जो कहते हैं इस रेखा की ढाल, ये जो रेखा खींची गई है, ग्राफ खींचा गया, इसकी जो ढाल होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। आपका जो दाब है, नियतांक है, वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीज याद रखिए, दबाव बढ़ाएंगे तो ढाल बढ़ेगी, यानी दबाव बढ़ाएंगे तो अपने आप ढाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, झुकाव बढ़ेगा, कहने का मतलब। अब t को बटे में लाएंगे तो v के बटे में t आएगा, जब v के बटे में t आएगा तो सामने क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। ये चार्ल्स का नियम है। अब हम पढ़ने वाले हैं गैलुशैक का नियम, गैलुशॉक का नियम जिसको कहते हैं। तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। इन्होंने क्या किया, नियत आयतन पर, अब कई बार गैस का आकार नियत रख दिया, बर्तन का आकार फिक्स कर दिया। बर्तन अब बढ़ा नहीं है, बर्तन का आकार फिक्स है, बर्तन आप बढ़ा नहीं सकते उसका आकार। तो नियत आयतन पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो दाब है वो आयतन के समानुपाती होता है। अगर आप बर्तन का आकार नियत रख देंगे, अब तापमान बढ़ाइए, तापमान बढ़ाएंगे तो कण गति करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, दूर भागेंगे तो दीवारों पर क्या बढ़ेगा, दबाव, क्योंकि दीवार नियत है, दीवार का साइज अब नहीं बढ़ सकता, बर्तन का साइज नहीं बढ़ सकता। और अगर आप गर्म करेंगे तो कण भागेंगे, भागेंगे तो ये एक दूसरे पर दबाव बनाएंगे और दीवारों पर दबाव बनाएंगे। यानी कि तापमान बढ़ाने से दाब बढ़ता है, लेकिन कब, जब आयतन नियत होगा तब। तो ये तापमान हो गया, ये दाब हो गया y अक्ष पर, और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती, समानुपाती का ग्राफ ये हो गया। और इसकी जो थीटा है, थीटा मतलब यहाँ पर टैन थीटा प्रवणता, जिसको हम रेखा की ढाल कहते हैं, थीटा की जो टैन स्पर्शज्या है, ठीक है, टेंजेंट जिसको कहते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा जो नियतांक है। कौन नियत है यहाँ पर, आयतन, वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बात। अगला नियम आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, इन्होंने क्या किया, ताप, दाब, आयतन तीनों नियत रखा, और फिर बताया कि जो दो आदर्श गैसों, ताप, दाब, आयतन पर दो आदर्श गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। अगर आप तापमान, दाब और आयतन ये तीनों नियत रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो दो आदर्श गैसें जो होंगी उनके अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक, तो T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, ठीक, ताप, दाब, आयतन, ये तीनों नियत रखेंगे तो दो आदर्श गैसों के अणुओं की संख्या समान। तो STP पर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड मतलब मानक, टेम्परेचर मतलब ताप, प्रेशर मतलब दाब। मानक ताप व दाब, मानक ताप व दाब क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है यानी 273 केल्विन, और दाब जो होता है वो 1 एटीएम यानी 10⁵ पास्कल, और वॉल्यूम जो होता है इस केस पर एसटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। और इनमें अणुओं की संख्या, एसटीपी पर अणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 अणु, और ये दोनों गैसों के लिए सेम होती है। आवोगाद्रो नंबर है ये, ठीक है, और इसको मोलों की संख्या भी बोली जाती है। आप चाहे मोलों की संख्या के रूप में आप दिखा दीजिए। क्लियर बात। तो ये सभी नियत होते हैं। अब यहीं पर वीडियो, तो अगला हम गैसीय नियम पढ़ेंगे, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ये नियम क्या होता है कि अगर आप कोई एक पात्र लेते हैं, एक कोई बर्तन लेते हैं, और उसमें वो गैसें भरें जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, तो ऐसी गैसें, जैसे आप ब्रोमीन गैस भर सकते हैं, क्लोरीन गैस भर सकते हैं, तो ये गैस ये आकार, इस आकार के बर्तन में भरी हुई है और ये एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि ताप भी नियत है, तो ये क्या करेंगी, ये इन दीवारों पर और साथ ही साथ आपस में ये इस क्लोरीन गैस से टकरा सकती हैं। रिएक्ट मतलब नहीं करेंगी, दोनों जुड़ेंगी नहीं, बस टकराएंगी। तो इसके पार्टिकल जब दीवार से टकराएंगे या खुद से परस्पर टकराएंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे इन दीवारों पर। तो इस ब्रोमीन गैस के पार्टिकल हमने मान लिया P1 प्रेशर जनरेट कर रहा है, और क्लोरीन का गैस का पार्टिकल
P2 प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो बताइए इस मिश्रण के लिए, इस मिश्रण का टोटल प्रेशर कितना आया? P1 प्लस P2 ही तो आएगा। तो P बराबर P1 प्लस P2। अगर दो से ज्यादा गैसें भरी हैं तो उनको ऐड कर देंगे और टोटल मिल जाएगा हमको। यही है आंशिक दाब नियम। आंशिक दाब मतलब गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दाब नहीं लगाएंगे। तो नियत ताप व आयतन पर टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं रहे, यानी गैस के पार्टिकल जहाँ ज्यादा तेज गति नहीं करेंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे, नहीं एनर्जी पाते उसमें ऊर्जा, वो भागते। आयतन नियत है, यानी कि हमने जगह भी फिक्स कर दी। तो नियत ताप व आयतन पर दो गैसों, दो या दो से अधिक गैसें ले सकते हो आप, गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब आएगा, इन गैसें, दो या दो से अधिक गैसें जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, ठीक, इनके मिश्रण का जो कुल दाब आएगा, ये सब मिल करके जो टोटल दाब बनाएंगे यानी P, प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इसमें अंदर जितनी भी गैसें भरी होती है उनका दाब अगर जोड़ेंगे तो इसके मिश्रण का जो टोटल दाब निकल के आएगा उसके बराबर आएगा। ऐसा डाल्टन का आंशिक दाब बताया था, ऐसा डाल्टन का आंशिक दाब नियम है। क्लियर बात? तो T और V यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों नियत है, नियत है भैया, दोनों क्या है? नियत है। और इस केस में जो भी प्रेशर आएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा इसका फार्मूला। लास्ट गैसीय नियम है ग्राहम का विसरण नियम। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर पार्टिकल पास पास है तो ज्यादा फैलेंगे कि अगर दूर दूर है तब उनका फैलाव ज्यादा होगा? जाहिर सी बात, दूर दूर वाले ज्यादा विसरण पर होंगे और कम जो पास पास होते हैं वो ज्यादा विसरण नहीं करेंगे। तो पास पास है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। दूर दूर है तो डेंसिटी यानी घनत्व कम। तो उच्च घनत्व वालों का विसरण कम होता है और निम्न घनत्व वाले पार्टिकल का विसरण ज्यादा होता है। तो नियत दाब पर गैसों के विसरण की दर, फैलने की जो दर है समय के साथ, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के, यानी कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन 1/रूट का घनत्व। तो जिसका घनत्व ज्यादा होने का मतलब कण पास पास है, ठीक है, जो पास पास है तो ज्यादा फैलेंगे नहीं, जो दूर दूर है वो ज्यादा फैलेंगे। यही चीज बताया गया है। और घनत्व अगर एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर विसरण की दर रखेंगे तो ध्यान से समझिए, विसरण की दर वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर कौन आया है? एक्स अक्ष पर घनत्व। और अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा और नीचे रूट लगा हुआ है, ठीक, और वर्ग कर दीजिए तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? k/x। और ध्यान से समझिए, x की पावर 1 है और y की पावर 2, यानी ये परवलय है। तो यहाँ पर ग्राफ परवलयाकार जैसा होगा। ये ग्राफ धीरे धीरे विसरण की दर बढ़ेगी, लेकिन घनत्व तो जैसे बढ़ेगा विसरण कम होता जाएगा। सेम यहाँ पर अगर घनत्व y अक्ष पर रखेंगे और विसरण की दर x अक्ष पर, तो अगर आप घनत्व तो बढ़ाएंगे तो विसरण कम होता जाएगा। यही है ग्राहम का विसरण नियम।